हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज़ काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी लॉरियल स्मूथनिंग की वीडियो अपलोड करिए। सो गाइज़ ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, काफ़ी सारे डाउट्स थे कि ये स्मूथनिंग कब तक लास्ट करती है, कौन सी स्मूथनिंग कौन से हेयर में लगानी चाहिए, ऑयल कब लगाना चाहिए एंड केराटिन कब करना चाहिए, इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। सो ये सारे डाउट्स मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जो क्रीम यूज़ करूँगी, लॉरियल की एक्सटेंशो ओलियो शेप क्रीम है और यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये है एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट। सो गाइज इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट और रेसिस्टेंट। एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट किस बालों में यूज़ करते हैं? जिन्होंने कभी भी केमिकल अपने बालों में यूज़ नहीं किया, वर्जन हेयर हो एंड थिक हेयर पे, कर्ली हेयर पे ये वाली क्रीम यूज़ की जाती है। इसके साथ ही न्यूट्रलाइज़र है। तो करते कैसे, स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना। सो गाइज जिनके बालों में भी आप करने वाले हों, सबसे पहले तो हेयर वॉश प्रॉपर होने चाहिए। और अगर क्लाइंट घर से हेयर वॉश करके आ रहा है तो उनको बोलो कि वो कंडीशनर लगा कर नहीं आए। और अगर आप खुद से हेयर वॉश कर रहे हो तो प्रॉपर 2 टाइम आपको हेयर वॉश करना है एंड कंडीशनर सीरम कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है। प्रॉपर बालों को ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद फिर आपको स्मूथनिंग क्रीम लेनी है और क्रीम लेने से पहले आपको उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, फिर एक प्लास्टिक के बाउल में निकालना है। याद रखें, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप नहीं निकालेंगे, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आपको क्रीम लेनी है। फिर उसको किसी भी ब्रश की हेल्प से आपको मिक्स करना है। और गाइज़ काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि दी बेस्ट क्रीम बताइए स्मूथनिंग की कौन सी है। तो गाइज़ अभी तक की मुझे जो सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी है वो लॉरियल की लगी है। और भी काफ़ी सारे ब्रांड की आती है बट मेरी जो पर्सनल फेवरेट है वो लॉरियल है, ठीक है। लॉरियल की ओलियो शेप हो गया, ऑयल ट्रियो हो गया, तो ये सारे वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनके हेयर काफ़ी ज़्यादा लंबे थे, काफ़ी ज़्यादा थिक भी थे। एंड कुछ लोग ये बोलेंगे कि दी इतनी हेयर में आपने इनसे कितना चार्ज किया, और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट आते हैं। तो देखो गाइज़, मेरे जो चार्जेस है वो डिपेंड करता है बालों की लेंथ एंड डेंसिटी पे, जो कि मैं आगे बताने वाली हूँ इनसे मैंने कितना चार्ज किया। अच्छा, जब भी आप स्मूथिंग क्रीम लगाएं सबसे पहले तो रूट से आपको 1/2 इंच छोड़ना है। ग्लव्स भी वेयर कर सकते हो बट मैं स्मूथिंग में बहुत कम ग्लव्स पहनती हूँ बिकॉज मुझे ऐसे ही ज़्यादा पसंद है एंड कोई ऐसा हार्म नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, बट आप केराटिन कर रहे हो तो उसमें ग्लव्स मस्ट है, ठीक है। एक लेयर में आपको कम से कम 7, 8, 10 बार इमल्सिफाई करना है, लाइक इस तरह से। और एंड्स में बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है बिकॉज ज़्यादातर जो एंड्स होते हैं ना वो ड्राई होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे आपको अच्छे से करना है। एक एक हेयर में अच्छे से क्रीम लग जानी चाहिए एंड जो सेक्शन है ना वो आपको बहुत पतला लेना है, इतना पतला कि आपके हाथों की हथेली दिखे। क्योंकि अगर आप मोटा वाला सेक्शन ले लोगे तो प्रॉपर जो क्रीम है ना वो एक एक बालों में नहीं लग पाएगी। दैट्स वाई हमें बहुत पतला सा सेक्शन लेना है। एंड रूट पे ये वाली क्रीम बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए गाइस, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और यहाँ पे मैं साथ के साथ अपने स्टूडेंट को समझाते भी जा रही थी कि किस तरह से इमल्सिफाई करना है और ये सब चीज़ें। तो आप देख रहे हो एक बारी में मैंने कम से कम 10 से 15 बल्कि उससे बार इमल्सिफाई किया है। तो यहाँ पे मैं आपको नॉर्मल स्पीड दिखा रही हूँ, आगे चल कर मेरी जो स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी बिकॉज 4 घंटे का प्रोसीजर होता है एंड इस 4 घंटे के प्रोसीजर को मैं आपको सिर्फ 18-20 मिनट्स में दिखा रही हूँ। दैट्स वाई हमें काफ़ी सारी चीज़ें स्पीड में करनी पड़ती है एंड कट करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उनको समझा रही हूँ, दिखा रही हूँ कि किस तरह से इमल्सिफाई करना है। एंड गाइस देखो, जो लोग बिगिनर्स हैं ना, मैं उनको बोलूँगी तो सबसे पहले आप जो हेयर स्पा की क्रीम आती है ना या फिर मास्क आता है उसको लीजिए, उसको किसी के भी हेयर में अप्लाई करिए, प्रैक्टिस करिए। तो सबसे पहले आप मास्क की प्रैक्टिस करिए या फिर हेयर स्पा हो गया, फिर मास्क हो गया, उसे लगाइए, देखिए किस तरह से इमल्सिफाई करते हैं। जब आप उसमें अच्छे से प्रो हो जाओ तब आप इस तरह से कुछ करो बालों में। एकदम से मैं नहीं बोलूँगी कि आपने वीडियो देखी एंड किसी के भी बालों में करने लग जाओ गाइस। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, क्वालिटी देखनी पड़ती है कि बालों की क्वालिटी कैसी है, थिक है, पतले हैं एंड पोरस हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके हिसाब से हमें क्रीम की जो टाइमिंग है वो रखनी पड़ती है, क्रीम को कितनी देर तक रखना है, किस तरह से वॉश करना है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी तो गाइस उसका उल्टा रिज़ल्ट भी आ सकता है, यानी कि बाल बहुत जल सकते हैं, ड्राई हो सकते हैं एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस वजह से पहले आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए फिर आप किसी के बालों में करो, ठीक है। तो थोड़े थोड़े हेयर में आपको क्रीम लेनी है और देखो इसमें 2
वेरिएंट आते हैं, मतलब 2 साइज़ेस आते हैं। एक आपको छोटा साइज़ मिल जाएगा अराउंड 650 या फिर 700 रुपीज़ का। अगर किसी के कंधे तक हेयर है ना, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, तब आप उसमें वो छोटी वाली क्रीम यूज़ कर सकते हो। उसकी पूरा कॉम्बो आता है न्यूट्रलाइजिंग एंड क्रीम का, ठीक है। बट अगर किसी के लंबे हेयर हैं तब हमें ये बड़ा वाला पैक लगाना होता है, बिकॉज़ छोटे वाले पैक से इनफ नहीं होगा। तो और ये वाला जो पैक है ये अराउंड 2300 रुपीज़ का आता है गाइस, जिसके साथ आपको क्रीम मिलती है एंड न्यूट्रलाइज़र मिलता है। तो आप उस हिसाब से चार्जेस रख सकते हो क्लाइंट के ऊपर। सो लास्ट में तो मैं बता ही दूँगी कि इनसे मैंने कितना चार्ज किया था। एंड गाइस, इस क्रीम की जो टाइमिंग है ना, वो डिपेंड करता है बालों के ऊपर। अराउंड 30 मिनट से लेके 45 मिनट के बीच में रख सकते हैं, बट हमें 15 मिनट के बाद में ही चेक करना होता है जगह जगह से। चेक कैसे करते हैं वो भी मैं आगे बताने वाली हूँ। एंड गाइज, मुझे काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि दी हम स्मूथनिंग कब कब कर सकते हैं। वैसे स्मूथनिंग का जो टाइमिंग होता है ना, वो 1 ईयर तक चल जाती है। इस तरीके के क्वेश्चन तो मुझे बहुत आते हैं कि कब तक चलती है। तो 1 साल तो आराम से चलती है, किसी की 1 साल से थोड़ी सी ज़्यादा चल जाती है एंड किसी किसी के हेयर में 1 साल से थोड़ी सी कम चलती है। डिपेंड करता है कि क्लाइंट अपने बालों को किस तरह से मेंटेन कर रहा है, ठीक है। और इनके जो शैम्पू, कंडीशनर, मास्क हैं वो स्पेशल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने स्मूथिंग कराई और आप किसी भी शैम्पू से हेयर वॉश कर रहे हो, लाइक डव हो गया, पेंटीन हो गया, तो इस तरह के शैम्पू यूज़ नहीं करने होते हैं। इनके शैम्पू मास्क अलग आते हैं जो कि आप स्मूथिंग, केराटिन के हेयर में ही यूज़ कर सकते हो। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, एक तो वो सल्फेट फ्री शैम्पू होते हैं, काफ़ी माइल्ड होते हैं एंड वो आपके हेयर की जो स्ट्रेटनिंग है ना, उसको लास्ट करते हैं, मतलब उसकी लास्टिंग पावर को बढ़ाते हैं। अगर आप नॉर्मल शैम्पू करोगे तो आपकी जो स्ट्रेटनिंग है, स्मूथनिंग है ना, वो जल्दी से रीओपन हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना। अगर आप स्मूथनिंग में इतने पैसे खर्च कर रहे हो तो 2000-2500 आपको शैम्पू में भी खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। काफ़ी सारे पार्लर में ये चीज़ें नहीं बताते हैं कि कोई से भी शैम्पू से वॉश करें, बट मैं जब भी किसी के हेयर में ये करती हूँ ना, मैं उनको स्ट्रिक्टली बता देती हूँ कि इसके शैम्पू और मास्क आपको अलग से लेना होगा, तो उसमें इतना खर्चा आएगा। अगर क्लाइंट इस चीज़ के लिए प्रिपेयर है तब वो कराए, अदरवाइज़ तो मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं देती कि वो नॉर्मल शैम्पू से वॉश करे, ठीक है। एंड बीच बीच में हेयर स्पा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, कुछ लोग ये बोलते हैं कि हेयर स्पा कराने से बाल ये हो जाते वो हो जाते, मैं मानती हूँ केमिकल है, बट अगर आप प्रॉपर केयर करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आती है। लाइक आपको मंथ में कम से कम 2 बार हेयर स्पा करना है, आप पार्लर में नहीं करा सकते तो आप खुद से कर लो। काफ़ी सारे वीडियोज़ पड़ी है हेयर स्पा के ऊपर, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, आप हेयर स्पा क्रीम लीजिए लॉरियल की एंड खुद से करिए। बट ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपके हेयर बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे। और काफ़ी सारे कमेंट मुझे ये भी आते हैं कि दी हेयर स्मूथनिंग के बाद हम ऑयलिंग कब करें, तो ये मैं आगे वीडियो में बताऊँगी। तो देखो, यहाँ पे हमारी क्रीम लग चुकी है, अब इसको हम रखेंगे 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। एंड यहाँ पे देख रहे हो कितने सारे क्लाइंट भी थे, सो वो सब भी काम चल रहा है, साथ के साथ स्मूथनिंग का भी काम चल रहा है, ठीक है। और इसको हमें 30 मिनट तक रखेंगे गाइस। मैं आप ना ऐसे नहीं कि किसी का 40-50 मिनट आपने छोड़ दिया और आप उसको चेक ही नहीं कर रहे हो सकता है बीच बीच में से बाल टूट जाए अगर आपने ज़्यादा देर रख दिया तो। 30 मिनट के बाद ना आपको जगह जगह से चेक करना है, हल्के से बाल लेना है, बिल्कुल पतला सा, बिल्कुल ज़रा से कुछ बाल, एंड आपको उसको इस तरह से खींचना है हल्के हाथों से। अगर वो रबड़ की तरह खींच रहे हैं बाल, दैट्स मीन कि हो गया। बट अगर आप हल्के फुल्के से खींच रहे हैं, इसका मतलब आप उसको 10 मिनट के लिए और छोड़ोगे। बट अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा है बालों में, इट मीन्स कि हो गया। देख रहे हो किस तरह से खींच रहे हैं। अगर नहीं हुआ होता तो वो इस तरह से वो खींचते ही नहीं बाल, मतलब इस तरह से रबड़ की तरह ना वो होते नहीं। काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। अच्छा, यहाँ पे हमने 10 मिनट के लिए और रखा था, उसके बाद हमने फिर से चेक किया तो देख रहे हो इलास्टिसिटी काफ़ी अच्छी आ गई थी। तो अब हम इनके बालों को करेंगे वॉश। और यहाँ पे जो वॉश है ना, वो सिंपल प्लेन वाटर से करना है, हल्का सा गुनगुना पानी लेना है। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि बालों में हमारे शाइन नहीं आती, तो आप हल्का गुनगुना पानी लीजिए, उससे फिर इस तरह से इमल्सिफाई करिए। डायरेक्ट आपको वॉश नहीं करना, आप ना इस तरह से पहले इमल्सिफाई करिए, थोड़े थोड़े बालों में लेके पूरे बालों को इमल्सिफाई करिए, जिससे कि अगर थोड़ा बहुत भी कहीं पे रह गया है तो वो इमल्सिफाई करने से उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है गाइस। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको
ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हेयर वॉश आपको हल्के गुनगुने पानी से पहले इमल्सिफाई करिए, फिर नॉर्मल पानी से आपको वॉश करना है, फिर आपको टॉवल ड्राई करना है एंड वॉश करते समय आपको कोई भी शैम्पू वगैरह नहीं लगाना, सिंपल प्लेन वाटर से आपको वॉश करना है। एंड यहाँ पे मैं आपको सलाह दूंगी कि आप मास्क भी मत लगाइए, बिकॉज इसके बाद हमें लगाना होता है न्यूट्रलाइज़र। सो गाइस, बाल सुखाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपको एकदम से गर्म हवा नहीं देनी, आपको थोड़ी सी ठंडी हवा में बाल सुखाने। जब थोड़ी सी ड्राई हो जाए बाल 20%, फिर आपको गर्म हवा देनी है एंड फिर आपको पूरे 90 to 95% आपको हेयर को ड्राई करना है प्रॉपर। जब हेयर ड्राई हो जाए, और देखो यहीं पे ना 80% हमें यहीं पे पता चल जाता है कि बालों का रिज़ल्ट किस तरह से आया। अगर आपके फर्स्ट वॉश में, यानी कि क्रीम के बाद जब आप फर्स्ट वॉश करते हो, अगर उसमें क्लाइंट के हेयर बहुत ज़्यादा वेवी टाइप के ना, समझ लो कि रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। अगर यहाँ पे क्लाइंट के हेयर 70% बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं, 70 to 80%, तो समझ लीजिए रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आने वाला है 3 दिन के वॉश के बाद भी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें करनी है मेन जो चीज़ है मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। यहाँ पे हमें करना है प्रॉपर हेयर स्ट्रेटनिंग, एंड जो स्ट्रेटनिंग होनी चाहिए वो केमिकली ट्रीटेड हेयर के ऊपर यूज़ हो, इस तरह के मशीन आपके पास होनी चाहिए। आपको नॉर्मल मशीन से बाल स्ट्रेट नहीं करने हैं, अदरवाइज़ तो बिल्कुल भी रिज़ल्ट नहीं आएगा। उस समय के लिए बाल स्ट्रेट तो हो जाएंगे, बट जब क्लाइंट 3 दिन के बाद हेयर वॉश करेगा वो प्रॉपर वेवी हो जाएंगे। तो इस तरीके के केमिकल वर्क के लिए मशीनें जो होती हैं वो अलग होती हैं। लाइक जैसे आप आइकॉनिक की यूज़ कर सकते हो, फ़िलिप्स की कैराशाइन वगैरह यूज़ कर सकते हो, हेक्टर की मशीनें यूज़ कर सकते हो, एंड और भी अदर ब्रांड की आती हैं, बट थोड़ी सी प्रोफेशनल होनी चाहिए। मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगी कि आप वेगा यूज़ करिए, नोवा यूज़ करिए, बिकॉज उससे बिल्कुल भी रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। जब आप किसी अच्छी शॉप पे जाओगे ना, तो वो भी आपको यही सलाह देंगे कि आप केराटिन के लिए लेना चाह रहे हो, स्मूथनिंग के लिए, या नॉर्मल पर्सनल के लिए। अगर आप बोलेंगे कि हमें केराटिन के लिए यूज़ करना है, तब आपको यही सलाह देंगे कि आप ये वाली मशीनें लीजिए। बिकॉज़ अभी मैं कुछ टाइम पहले एक मशीन लेने गई थी दिल्ली सदर मार्केट में, तो वहाँ पे लेडीज़ थी, उन्होंने कहा कि हमें स्मूथनिंग करना है, बट वो 1000 रुपये तक की स्ट्रेटनर देख रही थी। जो शॉपकीपर था उन्होंने भी बोला कि ये केमिकल हेयर में बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो पाएगी, रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, बट उनको था नहीं, हमारा तो बजट ये है, हम तो यही लेंगे। तब मैंने उनको समझाया कि आप ले तो लोगे, स्ट्रेट हो जाएंगे बाल, बट 3 डेज़ के बाद वो बिल्कुल भी उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा, बिकॉज़ आपने स्ट्रेटनिंग की बेकार क्वालिटी की यूज़ कर रहे हो। इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, वो स्ट्रेटनिंग ही है। प्रॉपर स्ट्रेट करना है, एक लाइन में आपको 10 15 20 बार, 15 तक तो आपको लेकर के चलना है, और इतना पतला सेक्शन लेना है कि आपके हाथों की हथेली दिखे। जितनी अच्छी आप स्ट्रेटनिंग करोगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आने वाला है। थोड़ा पेशेंस के साथ करना पड़ेगा, बिकॉज जल्दबाजी का काम नहीं है। ठीक है, प्रेसिंग कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आपको लेना है न्यूट्रलाइज़र, एंड जो न्यूट्रलाइज़र की जो थिकनेस है ना, वो क्रीम के अकॉर्डिंग कम है, ये थोड़ा सा रनी है, क्रीम थोड़ी सी थिक होती है। ठीक है, अब आपको पतला पतला सेक्शन लेना है, बट ये देखो मैंने इस तरह से, जब आप टाई करोगे ना बालों को, वो हल्का क्लचर लगाओगे, वो टाइट आपको ग्रिप में नहीं बांधना बालों का, अदरवाइज़ तो वहाँ पे डंट आ जाएगा। ठीक है, क्लाइंट के हाथों में उनके हेयर पकड़ा दो कि वो होल्ड करके रखें, एंड इसको भी आपको 1/2 इंच छोड़ना है। बट न्यूट्रलाइज़र अगर गलती से आपके रूट्स पे लग भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ, जो क्रीम है वो आपके रूट्स पे नहीं लगनी चाहिए। गाइस, ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि हर कोई अपनी वीडियो में नहीं बताता है, बट इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी है। अगर ढंग से कोई मेरी इस वीडियो को देख लेना तो उसको पक्का स्मूथिंग करना आ जाएगा। एंड यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, इनके हेयर में जो मैंने फ़र्स्ट क्रीम रखी थी वो टोटल 40 मिनट के लिए रखी थी, यानी कि 40 मिनट के अंदर में इनका प्रॉपर जो बॉन्ड था ना वो ब्रेक हो गया था। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि डिपेंड करता है। अगर किसी के पतले हेयर है तो आप उसमें 35 मिनट के लिए रखोगे, या फिर 30 मिनट के लिए। एंड अगर किसी की बात मोटे एंड बहुत ज़्यादा कर्ली हैं, तब आप उनके बालों में उस क्रीम को रखोगे 45 मिनट के लिए। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे भी इस तरीके से आपको इमल्सिफाई करना है, जैसे हमने फर्स्ट क्रीम की करी थी उसी तरह से। और इमल्सिफाई करने के बाद आपको इस क्रीम को रखना है और 15 to 20 मिनट्स के लिए। हार्डली इसको 20 to 25 मिनट के लिए रखते हैं अगर किसी की बहुत ज़्यादा कर्ली है, बट अगर किसी के नॉर्मल हेयर है तो आप इसको 20 मिनट के लिए रखोगे।
एंड क्लाइंट को बोलोगे कि बिल्कुल स्ट्रेट रहे, बहुत ज़्यादा हिले नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इनके 20 मिनट्स कंप्लीट हो गए और यहाँ पे हमें कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज जो हमारा बॉन्ड होता है वो फर्स्ट क्रीम में ही ब्रेक हो गया होता है। सेकंड टाइम में हम न्यूट्रलाइज़र इसलिए लगाते हैं बिकॉज जो भी आपने वो स्ट्रेटनिंग किया ना वो लॉक हो जाए, यानी कि वहीं पे वो फिक्स हो जाए। फिक्सिंग का काम करता है ये न्यूट्रलाइज़र। और कुछ लोगों ने मुझे ऐसे भी कमेंट किए थे कि दी न्यूट्रलाइज़र लगाना ज़रूरी है क्या? तो येस, ऑफ कोर्स लगाना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो आपके बाल बहुत बुरी कंडीशन में हो जाएंगे एंड वो बिल्कुल स्ट्रेट तो रहेंगे नहीं एंड आप गलती करोगे नहीं लगा के, तो गाइस ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप उसे ना लगाओ। न्यूट्रलाइजिंग का काम सिर्फ और सिर्फ मेकअप फिक्सर की तरह है। जिस तरह से आपने पूरा मेकअप किया है उसको लॉक करने के लिए आप फिक्सर लगाते हैं, उसी का काम करता है न्यूट्रलाइज़र, कि जितना भी आपने प्रोसीजर किया है अब इसको लॉक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिर्फ प्लेन वाटर से वॉश करना है एंड आप मास्क लगा सकते हो इसमें एंड कोई शैम्पू नहीं लगाना। ठीक है, ब्लो ड्राई करने के लिए आपको पहले ठंडी हवा से हेयर ड्राई करने हैं, फिर आपको गर्म हवा देनी है एंड आप देखोगे जिस तरह से मैं इनके बालों को ड्राई कर रही हूँ, आप इनके बालों की शाइन देख सकते हो एंड स्ट्रेटनिंग भी देख सकते हो कि बिना स्ट्रेट करे इनके हेयर कितने ज़्यादा स्ट्रेट लग रहे हैं। तो गाइज़ यही पहचान होती है, आपको खुद पता चल रहा होता है कि आपने स्ट्रेटनिंग कैसे करी है, बिकॉज उसी समय पे हमें बहुत पता चल जाता है। अगर क्लाइंट के हेयर वेवी टाइप के लग रहे हैं सारा प्रोसीजर करने के बाद, इसका मतलब उनकी स्ट्रेटनिंग अच्छे से नहीं हुई है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली इनके हेयर कितने ज़्यादा स्ट्रेट हो गए हैं। तो यहाँ पे इस कंडीशन में आप क्लाइंट के हेयर में सिर्फ सीरम लगा के छोड़ के उनको बोल सकते हो कि वो 3 दिन तक हेयर वॉश ना करें। उनको समझाओ कि 3 दिन तक बिल्कुल भी हेयर वॉश नहीं करना, कोई टाई नहीं करना, क्लचर नहीं लगाना, सोते समय कान के पीछे होने चाहिए बाल, और मतलब गर्दन के पीछे होने चाहिए। अगर वो खाना बना रही है पसीने में तो इनकी गर्दन पे कॉटन का दुपट्टा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको समझाना है। पानी 3 दिन तक बिल्कुल भी नहीं लगने देना, स्ट्रिक्टली आपको समझाना है। अगर पानी लग गया तो समझ लीजिए वहीं पे वेव आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इनके बालों में लगा दिया है सीरम एंड यू कैन सी द रिज़ल्ट। कैसा आया है आप बताना ज़रूर से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड हाँ, अब मैं बताती हूँ इनसे मैंने कितना चार्ज किया। इनसे हमने लिया था 4500 रुपीज़। येस गाइस, 4500 रुपये लिए सॉरी। अगर इनकी लेंथ थोड़ी सी कम होती तो हम उनका चार्ज करते 4000। तो ये मेरे पार्लर के चार्जेस हैं। ठीक है, चार्जेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, डिपेंड एरिया, डिपेंड पार्लर कैसा है, कितना बड़ा है, ये सारी चीज़ें। बट इनका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्लाइंट को भी बहुत पसंद आया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको सलाह देनी है कि इनको शैम्पू कौन सा यूज़ करना है एंड किस तरह से यूज़ करना है। तो गाइज़ अभी भी अगर आपके डाउट है तो मुझे क्लियर करना। एंड हाँ, ऑयलिंग कब से मैं बोलती हूँ, क्लाइंट को बोलती हूँ मैं 6 मंथ के बाद ही वो ऑयलिंग करें। उससे पहले मैं ऑयलिंग के लिए बिल्कुल मना करती हूँ कि तेल वगैरह नहीं लगाना। ठीक है, और अभी भी आपके अगर कोई डाउट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करना। कुछ चीज़ें मैं वॉइस ओवर में भूल जाती हूँ, बट आप मुझसे जो पूछना चाहोगे मैं उसका रिप्लाई दूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।